अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज के लेक्चर से पहले हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है। HTML में हमने देखा था कि हम हमारे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हमारे टैग्स कौन कौन से हैं, पेयर्ड अनपेयर्ड टैग्स क्या होते हैं। उसके अलावा फिर हमारे पास था कि ब्लॉक लेवल और इनलाइन टैग्स क्या होते हैं। फिर हमने लिस्ट देखी थी, फिर हमने पैराग्राफ टैग्स देखे थे, टेबल्स देखे थे, और उसके बाद फिर हमने फॉर्म्स देखे थे। और इसके बाद फिर हमने CSS पढ़ी थी। CSS में हमने देखा था कि हम किसी भी स्पेसिफिक टैग को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं स्टाइलिंग के लिए, बाय आईडी, बाय क्लास, बाय टैग नेम। इसके अलावा फिर हमने सिलेक्टर्स देखे थे कि हमने एक टैग के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स आ जाते हैं तो उनके ऊपर स्टाइलिंग कैसे करनी है। फिर हमने CSS बॉक्स मॉडल देखा था, पोजीशंस देखी थी और मीडिया क्वेरीज देखी थी। तो ये सब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं ये फ्रंट एंड बनाने के लिए थी, हमारा जो यूजर को नजर आएगी हमारी वेबसाइट। और आज जावास्क्रिप्ट हम जब पढ़ रहे हैं, ये जितना भी हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, ये भी फ्रंट एंड के लिहाज से ही पढ़ेंगे कि हम अपने पेजेस को, वेब पेजेस को मजीद रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, मेरे ख्याल से ए सेक्शन में पढ़ लिया था और बी वालों ने नहीं पढ़ा था। तो इसको स्टार्ट से ही स्टार्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट है क्या। ये कुछ थ्योरी है कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ HTML एंड द वेब। जावास्क्रिप्ट हम जितने भी पढ़ेंगे ये हम एज अ वेब के लिए पढ़ेंगे। वेब में हम अपने HTML के पेजेस को किस तरह से रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, इंटरेक्टिव बना सकते हैं। JavaScript is one of the three languages of all web designers must learn। तो अगर तो कोई वेब डिजाइनिंग की तरफ जाना चाह रहा है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए HTML, CSS और JavaScript ये कोर लैंग्वेजेस हैं सीखने के लिए। क्योंकि HTML जो है वो आपके वेब पेजेस के कंटेंट को डिफाइन करती है, CSS उनकी लेआउट्स के ऊपर जो भी स्टाइलिंग होती है उसको अप्लाई करती है, जबकि JavaScript जो है वो आपके वेब पेजेस के बिहेवियर को डिफाइन करती है कि आपका वेब पेज किस एलिमेंट के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करेगा। जावास्क्रिप्ट जो है वो सिर्फ वेब में ही यूज नहीं होती, इसकी इससे आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के बहुत से फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, जैसे कि Node.js है जो कि जावास्क्रिप्ट के ही रूल्स के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा कुछ डेटाबेसेस हैं, ऑनलाइन डेटाबेसेस जैसे MongoDB है और CouchDB है। ये भी जावास्क्रिप्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको फॉलो करके बने हुए हैं और जावास्क्रिप्ट को एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये हिस्ट्री है जावास्क्रिप्ट की, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट थ्योरी लिखी हुई है कि जावास्क्रिप्ट कब आई थी, कैसे आई थी, इसके डिफरेंट वर्जन्स जो थे वो किन किन ईयर्स में आए थे और कब कब वो रिलीज हुए, कब तक वो चले, उनमें क्या क्या चीज़ें ऐड हुई, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड हुई। यहाँ पे इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि कौन कौन से जो आपके वेब ब्राउजर्स हैं जिनको हम क्लाइंट्स कहते हैं वो सपोर्ट करते थे जावास्क्रिप्ट को। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट की टाइप्स पे। जावास्क्रिप्ट की बेसिकली तीन ही टाइप्स हैं CSS की तरह, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। इनलाइन जावास्क्रिप्ट को हम सबसे एंड पे देखेंगे क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो कि यूज होती हैं। तो बाकी बच गई दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जावास्क्रिप्ट और इंटरनल CSS ऑलमोस्ट उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, कुछ मेजर डिफरेंसेस के उनमें कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। इंटरनल CSS हम कैसे कर रहे थे, हम अपने HTML के टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर एक और टैग बना रहे थे स्टाइल का, और उसके अंदर अपनी जितनी भी स्टाइलिंग थी वो प्लेस कर देते थे और हमारे जो HTML के बॉडी के अंदर एलिमेंट्स थे, टैग्स थे, उनके ऊपर वो अप्लाई हो जाती थी। इंटरनल जावास्क्रिप्ट भी सेम है, हम अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर, हेड के अंदर स्क्रिप्ट का एक टैग बनाएंगे और उसके अंदर हम अपनी जो स्टाइलिंग है वो लिखेंगे। इंटरनल CSS में ये हो रहा था कि हम हेड के अंदर ही हमेशा अपना स्टाइल का टैग लिखते थे CSS को अप्लाई करने के लिए। इंटरनल जावास्क्रिप्ट में मेजर डिफरेंस ये है कि हम अपना जो इंटरनल स्क्रिप्ट का टैग है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट का जो स्क्रिप्ट का टैग है, वो लाजमी नहीं है कि हमेशा हेड में ही डिफाइन करें, वो हम हेड के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, बॉडी में किसी भी जगह पे। ठीक है, जो आपके इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए आप स्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे वो लाजमी नहीं है कि आप हेड के टैग के अंदर ही यूज करें, आप हेड के टैग के अलावा भी कहीं पे यूज कर सकते हैं।
दूसरा इसमें डिफरेंस ये है कि स्टाइल का टैग हम एक ही रखते थे इंटरनल सीएसएस के लिए। इंटरनल जावास्क्रिप्ट में हम स्क्रिप्ट का जो टैग है वो एक या मल्टीपल रख सकते हैं। ठीक है, हमारे जो इंटरनल जावास्क्रिप्ट के टैग्स होंगे स्क्रिप्ट के, वो हमारे पास एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इंटरनल सीएसएस में हम एक ही टैग यूज करते थे स्टाइल का, और इंटरनल जावास्क्रिप्ट में हम मल्टीपल टैग्स यूज कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंटरनल जावास्क्रिप्ट के जितने भी हम टैग्स यूज करेंगे वो हम ट्राई करेंगे कि बॉडी में सबसे एंड पे यूज करें। बॉडी में सबसे एंड पे यूज करें। इससे क्या होगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मेनली हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसको उसको बेटर करने के लिए होता है, तो इसका पेज के व्यू के ऊपर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट को पहले ही लोड करवा देंगे तो इससे हमारे जो वेब पेजेस हैं वो स्लो हो सकते हैं, कि वो पहले जावास्क्रिप्ट को लोड करने लग जाएगा और बाकी चीज़ें बाद में शो करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अपना जो स्क्रिप्ट का टैग है वो सबसे एंड पे रख देंगे, ताकि सब हमारा जो पेज है वो पहले लोड हो जाए, उसके बाद जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बाद में आराम से लोड होती रहें और हमारी जो वेब पेज को लोड करने की स्पीड है वो अफेक्ट ना हो। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जावास्क्रिप्ट के जो इंटरनल टैग्स हैं वो बॉडी में सबसे एंड पे इंक्लूड करवाएं आप। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल सीएसएस की तरह ही है बिल्कुल। वहां पे हम क्या कर रहे थे, एक न्यू फाइल बना रहे थे, डॉट सी एस एस की एक्सटेंशन उसको दे रहे थे और फिर हम उसको लिंक करवा रहे थे अपने HTML के पेज के साथ लिंक का टैग यूज करके। ठीक है, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की भी हम न्यू फाइल बनाएंगे और उसकी एक्सटेंशन होगी डॉट जेएस डॉट जावास्क्रिप्ट। फिर हम उस फाइल को लिंक करवाएंगे अपने HTML के पेज के साथ। और लिंक कैसे करवाने, स्क्रिप्ट का टैग यूज होगा, और स्क्रिप्ट का टैग आपको पता है कि पेयर टैग है, और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे हम सोर्स का, SRC सोर्स। और इस एट्रीब्यूट की वैल्यू हम वो सेट करेंगे जो हमारी जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल का नाम होगा विद एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल मैंने अगर जावास्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल बनाई है myscript.js के नाम से, तो मैं वही वाला नाम जहां पे लिखूंगा उस फाइल को अपने HTML के इस डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करने के लिए। और अगर तो मेरी फाइल सेम ही फोल्डर में है तो मैं उसका डायरेक्टली नाम लिख दूंगा, और अगर वो किसी और डायरेक्टरी में पड़ी है तो मैं उसका फुल पाथ लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिंक्स हैं ये भी हम हेड में भी यूज़ कर सकते हैं और बॉडी में भी कहीं पे यूज़ कर सकते हैं, और प्रेफरेबल यही है कि हम बॉडी में सबसे एंड पे अपने जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी है उसको लोड करवाएं। और थर्ड चीज़ यहाँ पे ये है कि एक्सटर्नल जो स्क्रिप्ट्स होंगे, हमारे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी, उसमें स्क्रिप्ट का जो टैग है वो नहीं आएगा, हम डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक HTML है, HTML की फाइल है सॉरी, index.html के नाम से मैं इसको बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं HTML का एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, HTML5 का, फिर lorem एक p का टैग बना लेते हैं और उसमें lorem, ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया कि एक HTML का डॉक्यूमेंट बनाया और उसमें मल्टीपल p के टैग्स डाल दिए हैं। अब इसमें हमें जावास्क्रिप्ट ऐड करवानी है इंटरनली और एक्सटर्नली। तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट का एक टैग लिखूंगा और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का अपना कोड लिख दूंगा। ठीक है, अब ये जो है जावास्क्रिप्ट इंटरनल जावास्क्रिप्ट कोड,
यहाँ पे मेरा इंटरनल जावास्क्रिप्ट का कोड आएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि ये जावास्क्रिप्ट का जो टैग है, इंटरनल जावास्क्रिप्ट का टैग, ये हम हेड में भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफाइंड है। लेकिन ये हेड के अलावा भी हम कहीं पे डिफाइन कर सकते हैं बॉडी में। तो आप चाहें तो बॉडी के स्टार्ट में कर दें, आप चाहें तो बॉडी के सेंटर में कर दें। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो ये है कि आप इसको हमेशा बॉडी में सबसे एंड पे, जहाँ पे आपकी बॉडी ख़त्म हो रही है, उससे पहले डिफाइन कर दें। इससे ये क्या होगा कि इसके अंदर जस्ट फंक्शनैलिटीज डिफाइंड होंगी कि ये वाला पी का टैग जब लोड हो तो इसके ऊपर कोई चेक वगैरह लगा हुआ है या नहीं, इसकी ट्रांजिशंस हैं या नहीं, इस पे कोई आपकी जो फॉर्म की वैलिडेशंस हैं वो परफॉर्म हो रही हैं या नहीं। तो वो चीज़ें आपके वेब पेज के व्यू को अफेक्ट नहीं कर रही। तो क्या होगा कि आपका HTML का पेज आएगा, सब कुछ लोड हो जाएगा, और एंड पे जो यहाँ पे इस टैग के लिए आपने फंक्शनैलिटी या फिर कुछ भी वैलिडेशन वगैरह लगाई हुई है वो सबसे एंड पे लोड होगी। तो हमारे जो वेब पेज की स्पीड है वो ऑप्टिमाइज रहेगी, वो स्लो नहीं होगी। सेकंड चीज हमने पढ़ी कि हमारे पास ये स्क्रिप्ट के टैग्स जो हैं ये मल्टीपल भी हो सकते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपके पास कुछ कोड आपने लिखा जो आपने एक स्क्रिप्ट के टैग में डाल दिया, आप एक और स्क्रिप्ट का टैग भी यूज कर सकते हैं। जितने स्क्रिप्ट के टैग्स आप चाहें यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटरनल पे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक हमारे पास यहाँ पे है इंटरनल जावास्क्रिप्ट के लिए। मैं एक फाइल बनाऊंगा न्यू और उसको सेव करवाऊंगा script.js के नाम से। script.js javascript.js इसकी एक्सटेंशन होगी। तो मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का कोड आ गया। ठीक है, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, जो भी मैं चाहूंगा यहाँ पे अपना कोड लिख लूंगा और मैंने इसको सेव कर दिया। अब इस फाइल को लिंक कैसे करवाना है अपने HTML के पेज के साथ। सिमिलरली हम हेड में भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग बनाएंगे और इसके अंदर एक सोर्स का एट्रीब्यूट दे देंगे और इस एट्रीब्यूट में हम वो वाली फाइल का नाम लिखेंगे जो कि हमने एक्सटर्नली बनाई है। तो अभी हमने बनाई थी script.js, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा script.js। अब जो हमारी script.js की फाइल थी वो लिंक हो गई है हमारे HTML के डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, ये काम भी मैं हेड में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि इसको बॉडी में सबसे एंड पे डिफाइन करूँ, सबसे एंड पे इसको लिंक करूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरी जो HTML की फाइल है और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो सेम फोल्डर में पड़ी है। अगर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता कि मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाऊं, लेक्चर के नाम से, और इसके अंदर मेरी ये फाइल्स हों और यहाँ पे मेरा एक न्यू फोल्डर हो JS के नाम से और इसके अंदर मेरे जावास्क्रिप्ट की फाइल पड़ी हो। अभी मेरे पास लेक्चर का एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरी HTML की फाइल पड़ी है, फिर इसी फोल्डर के अंदर JS का फोल्डर है और उसके अंदर मेरी स्क्रिप्ट की टैग पड़ी है, फाइल पड़ी है सॉरी। तो मुझे अब इसको लिंक कैसे करना है, मैं अपना फोल्डर ओपन करूंगा। ये फाइल मेरी नल हो गई है क्योंकि ये डेस्कटॉप वाली फाइल्स के लिए भी थी। मैं ओपन करूंगा index.html। अब जो मेरी स्क्रिप्ट का फाइल है वो पड़ी है JS के फोल्डर के अंदर, तो मैं लिखूंगा JS/script.js। मेरी HTML की फाइल मेन फोल्डर में पड़ी थी लेक्चर्स में, और यहां से आगे JS के अंदर मेरी स्क्रिप्ट की फाइल पड़ी थी। तो मैंने लिंक इसको करवाया JS के फोल्डर के अंदर, ये फाइल जो है इसको लिंक कर दो मेरे करंट HTML के डॉक्यूमेंट के साथ।
ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं उनको लिंक करवा सकते हैं अपने HTML के वेब पेज के साथ। और एक और चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि जो हमारी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल होगी उसमें जब हम कोड लिखेंगे तो हम स्क्रिप्ट का टैग यूज नहीं करेंगे। हम ये वाला टैग यूज नहीं करेंगे। हम अपनी जो जावास्क्रिप्ट की डायरेक्टली कोडिंग है वो लिखना स्टार्ट कर देंगे without any initialization, any tag, any starting or ending tags। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स पे। हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनकी जो फंक्शनैलिटी है वो ऑलरेडी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्कोप के अंदर डिफाइंड होती है। और कीवर्ड्स की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम इनको एज अ वेरिएबल्स यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स को रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो हैं ब्रेक, कंटिन्यू, डिबगर। इसके अलावा फिर लूप के कुछ वर्ड्स हैं, डू, व्हाइल, फॉर, फिर फंक्शन है, इफ एल्स है, रिटर्न है, स्विच, ट्राई कैच एंड वार। तो ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये आप लोग एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव। जावास्क्रिप्ट में जितना भी कोड आप लिखेंगे वो केस सेंसिटिव होगा। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, जैसे आपने C++ पढ़ी थी, C++ भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप अब कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं, लास्ट नेम जिसमें N कैपिटल है, तो ये एक अलग वेरिएबल है। और अगर मैं लास्ट नेम सब स्मॉल लिखूं तो ये एक अलग वेरिएबल होगा। लास्ट नेम विद N कैपिटल एंड लास्ट नेम ऑल स्मॉल लेटर्स इज नॉट इक्वल। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स कंसीडर होंगे। ठीक है, सेकंड चीज कि हमारे जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जो हमने लास्ट स्लाइड में देखे थे, ये जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं ये स्मॉलर केस में है। जब तक ये स्मॉलर केस में रहेंगे ये रिजर्व्ड वर्ड्स रहेंगे। लेकिन अगर मैं बी कैपिटल कर देता हूं तो ये एक रिजर्व वर्ड नहीं है, क्योंकि रिजर्व वर्ड हमारा स्मॉल केस में था। अब ये कैपिटल केस में या कैमल केस में चला गया, तो ये अब रिजर्व वर्ड नहीं रहा और इसको मैं एज अ वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, ये स्मॉल केस में हैं और जब तक ये स्मॉल केस में रहेंगे ये रिजर्व वर्ड्स रहेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसमें से कोई भी चीज़ चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसका मैंने ए कैपिटल किया, तो अब ये रिजर्व वर्ड नहीं रहा, इसको मैं एज अ वेरिएबल यूज कर सकता हूँ। तो वही लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट डज नॉट इंटरप्रेट वार कैपिटल और वार इन कैमल केस एज द कीवर्ड वार इन स्मॉल केस। तो जब तक वार स्मॉल केस में रहेगा वो कीवर्ड है, जैसे ही वो कैमल केस या कैपिटल केस में जाएगा वो एज अ कीवर्ड ट्रीट नहीं होगा। फोर्थ चीज यहाँ पे ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो कैमल केस को फॉलो करती है ज़्यादा, और ये कैमल केस हमेशा लोअर लेटर से स्टार्ट होगा। तो अगर आप हमारे पास कोई भी फंक्शन है डिफाइंड जिसमें जो बना हो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स से, जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हों और वो कनेक्टेड हों, तो उन वर्ड्स में जो पहला वर्ड होगा हमेशा वो सारा स्मॉल होगा और उसके बाद वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो कैमल केस में होंगे। दैट मीन्स उनके फर्स्ट कैरेक्टर्स कैपिटल होंगे। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक डिफाइंड फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या करता है ये हम आगे देखते हैं।
इसमें टोटल 4 वर्ड्स हैं, गेट, एलिमेंट, बाय, आईडी। 4 वर्ड्स मिलके एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जिसकी एक फंक्शनैलिटी डिफाइंड है। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो सारा स्मॉल केस में होगा, उसमें कोई भी कैमल केस कोई भी कैपिटल केस फॉलो नहीं होगा। फर्स्ट वर्ड हमेशा आपका स्मॉल केस में होगा। उसके बाद वाले जितने भी वर्ड्स हैं, गेट के बाद जितने भी वर्ड्स हैं वो कैमल केस में होंगे। कैमल केस का क्या मतलब है कि आपके वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होंगे। फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी स्मॉल, फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल, बाकी स्मॉल। तो ये एक कैमल केस होता है। लेकिन जो इनिशियलाइज होगा आपका जो फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन, वो हमेशा स्मॉल केस से, लोअर केस से स्टार्ट होगा। ठीक है। इसी तरह से गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा स्मॉल केस में है और बाकी आगे फिर कैमल केस चलता है। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स भी हमने देखा था कि सिंटैक्स होता क्या है जी, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई होती है। तो जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स में 2 मेजर चीजें हैं, एक तो हो गए वेरिएबल्स और सेकंड हो गए फिक्स्ड वैल्यूज। फिक्स्ड वैल्यूज को हम लिटरल्स कहते हैं और जो जिनकी वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो रही होती है उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो जो लिटरल्स हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो नंबर्स हो सकते हैं या स्ट्रिंग हो सकती है। तो नंबर्स जो होंगे वो विदाउट डबल कोट्स या सिंगल कोट्स हम लिख सकते हैं, लाइक 10.50, दिस इज अ फ्लोटिंग और डबल वैल्यू। तो इसको हम विदाउट सिंगल कोट और डबल कोट लिख सकते हैं और ये अंडरस्टूड होगी जावास्क्रिप्ट के लिए। अगर आपके पास डेसिमल वैल्यूज हैं जिसमें पॉइंट्स नहीं है तो उसको भी आप सिंगल कोट और डबल कोट्स के बगैर लिख सकते हैं और ये अंडरस्टूड होगी आपके प्रोग्राम के लिए, आपके जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम के लिए। इसके बाद स्ट्रिंग्स आ जाती हैं। स्ट्रिंग्स को हम हमेशा लिखते हैं या तो सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में। C++ में ये होता था कि अगर हम सिंगल कोट्स में लिखते थे तो वो एज अ कैरेक्टर कंसीडर होती थी और अगर डबल कोट्स में लिखते थे तो वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होती थी। जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, आप चाहें तो सिंगल कोट्स में लिख दें चाहे डबल कोट्स में लिख दें, वो एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होगा। दैट मीन्स कि अगर मैंने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है डबल कोट्स में और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंगल कोट में तो ये दोनों इक्वलेंट हैं, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ पे ये नहीं होता कि सिंगल कोट्स वाला कैरेक्टर बन जाए और डबल कोट्स वाला स्ट्रिंग बन जाए। ठीक है। फिर वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स हम क्यों यूज करते हैं? वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए और प्रोग्राम की जो हमारे पास कंपाइलेशन है उसके दौरान वेरिएबल्स की वैल्यूज चेंज हो सकती है। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स यूज करेंगे या डिफाइन करेंगे वार के कीवर्ड के साथ। हमने जब भी अगर हम C++ की बात करें तो वहां पे अगर हमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना होता था तो हम करते थे int a या int a is equals to 10, float b is equals to 20.5, इस तरह से करते थे। ये क्या करता था कि this is your data type, this is your variable name, this is assignment operator and this is initial value। ये सब मिलके क्या बता रहे हैं कि b एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 20.5 और b की डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। इसी तरह से एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10 और a की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। तो हम हर वेरिएबल से पहले उसकी डेटा टाइप बता देते थे कि ये वेरिएबल इस डेटा टाइप का है और इसके अंदर इसी डेटा टाइप की वैल्यू आएगी। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का तो मैं इसके अंदर 10.5 10.4 को सेव नहीं करवा सकता क्योंकि इसकी डेटा टाइप डिफाइंड है। हम ए के अंदर हमेशा इंटीजर्स ही रखवा सकते हैं, डेसिमल्स ही लिखवा सकते हैं।
इसके अलावा हम इसमें कुछ नहीं रखवा सकते। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे var का कीवर्ड यूज करके। var का कीवर्ड हमें बताएगा कि इसके बाद हम जो भी चीज यूज करने लगे हैं, जो भी चीज लिखने लगे हैं, वो एज अ वेरिएबल कंसीडर होगी। तो ये एक वेरिएबल आ गया इज इक्वल टू 10। अब var के कीवर्ड ने बताया है कि ये चीज जो भी है, जो भी मैंने लिखी है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ abc, ये एक वेरिएबल है। जावास्क्रिप्ट में कोई भी डेटा टाइप नहीं होती। जो वैल्यू होती है वो डिफाइन कर रही होती है कि आपके जो वेरिएबल है उसकी डेटा टाइप क्या होगी। अगर तो मैं abc के अंदर 10 रखवा देता हूँ तो ये एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर। और अगर मैं इसमें 10.5 रखवा देता हूँ तो ये एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है फ्लोट। और अगर इसमें मैं एक स्ट्रिंग रखवा देता हूँ तो ये एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स हैं उनकी डेटा टाइप्स डिफाइन होती है उनकी वैल्यू से। जिस तरह की उसके अंदर वैल्यू होगी वही उसकी डेटा टाइप बन जाएगी। अगर हम उसमें इंटीजर रखवा देंगे तो वो उसकी डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगी। फ्लोटिंग वैल्यूज रखवा देंगे, डबल वैल्यूज रखवा देंगे तो उसकी डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर उसमें स्ट्रिंग रखवा देते हैं तो उसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं कर रहे वेरिएबल्स की। Similarly, an equal sign is used to assign values to the variables. That is a common sense line. In this example, x is defined as variable, then x is assigned the value 6. तो एक लाइन में हमने वेरिएबल x को डिफाइन किया है और सेकंड लाइन में हमने उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है। ये वाला काम हम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम इस तरह लिख दें तो हमने सेम ही लाइन में उसको इनिशियलाइज भी करवाया और डिक्लेयर भी किया। और मल्टीपल लाइन में भी आप कर सकते हैं जैसे कि C++ में था। तो कुछ रूल्स हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के। आपके जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा यूनिक होने चाहिए। और सेकंड, इनका जो वेरिएबल नेम्स हैं उनमें लेटर्स होने चाहिए, हो सकते हैं, होने चाहिए नहीं, हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं और डॉलर साइन हो सकता है। इसके अलावा आप कोई भी चीज़, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते, जस्ट अंडरस्कोर और डॉलर साइन यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर मैं कोई भी वेरिएबल लिख रहा हूँ var a1 इज इक्वल टू 10, तो ये एक वैलिड वेरिएबल है क्योंकि ये स्टार्ट हो रहा है एक कैरेक्टर के साथ। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ var 1a तो ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है क्योंकि ये कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम डॉलर के साथ वेरिएबल को स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर मैं $a लिखूं तो ये भी एक वेरिएबल ही होगा। इसी तरह से अगर मैं _a लिखूं तो ये भी एक वेरिएबल ही होगा। लेकिन आप लोग ट्राई कीजिएगा कि आप जो भी वेरिएबल बना रहे हैं वो कैरेक्टर से स्टार्ट हो और उसके आगे जितनी भी चीज़ें आपने लिखनी है, डॉलर लगाना है या फिर डबल कोट्स लगानी है, सॉरी अंडरस्कोर लगाना है, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोशिश करनी है आपने कि स्टार्ट उसको हमेशा लेटर से ही करना है। थर्ड थिंग इज कि जो वेरिएबल के नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आप y का वेरिएबल बना रहे हैं विद स्मॉलर केस और एक और y का वेरिएबल बना रहे हैं विद अपर केस, तो दोनों दो डिफरेंट वेरिएबल्स कंसीडर होंगे। फोर्थ थिंग इज के रिजर्व्ड वर्ड्स जो हैं वो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते।
तो इफ एल्स वगैरह आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बट यू कैन यूज दिस, यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस। ये एक कीवर्ड नहीं है, क्योंकि कीवर्ड क्या था, ये एक कीवर्ड है जो कि स्मॉलर केस में है। तो अगर आप इसमें केस चेंज कर दें तो ये कीवर्ड नहीं रहा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। फिर कंसेप्ट आ जाता है रीडिक्लेरेशन का। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावा है, उसमें हम अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करें, लाइक इंट a इज इक्वल टू 10, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको एक इनिशियल वैल्यू दे दी। अगर मैं इसको दोबारा रीडिक्लेयर कर दूं तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू 10, तो अगर मैं इसको दोबारा रीडिक्लेयर करूं इंट a, तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी वो लॉस्ट हो जाएगी। मतलब एक ने अब लाइन 2 पे a की वैल्यू कोई भी नहीं है, क्योंकि लाइन 1 पे जब a को हमने 10 असाइन किया था तो उसने मेमोरी में कोई एड्रेस रख लिया था, एड्रेस स्पेसिफिक अपने पास एलोकेट उसको हो गया था जहाँ पे उसकी वैल्यू 10 थी। तो जब मैंने इसको दोबारा रीडिक्लेयर किया तो इसको मेमोरी में कोई और रैंडमली एड्रेस एलोकेट हो गया और वहां पे अब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी। तो अब जो लाइन 2 पे a है जो हमने डिक्लेयर किया है, ये कनेक्टेड है डायरेक्टली अपने लेटेस्ट एड्रेस के साथ जहां पे कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी, और लाइन 2 के बाद जो आपका वेरिएबल था a, ये अनडिफाइंड हो गया, अनइनिशियलाइज्ड हो गया। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। अगर हम जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल लें कार नेम और उसको कोई भी वैल्यू असाइन कर दें और उसके बाद उसको दोबारा रीडिक्लेयर करें, तो इसकी जो वैल्यू है वो प्रिजर्व्ड रहेगी। लाइक अगर मैं इसको क्लियर कर दूं और यहाँ पे मैं लिखूं यही वाली लाइन, वह कार नेम इज इक्वल टू वॉल्वो, और मैं कार नेम को प्रिंट करवाऊं तो उसके अंदर वैल्यू पड़ी है। अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा वर्क कार नेम करता हूं और दोबारा कार नेम को करूंगा तो उसमें ऑलरेडी जो पहले वाली वैल्यू थी वो प्रिजर्व्ड सेव्ड पड़ी है, तो इसने अपनी जो वैल्यू है उसको लॉस नहीं किया। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को रीडिक्लेयर करने से उनकी जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो प्रिजर्व्ड रहती है, वो रिप्लेस नहीं होती। वैल्यू इज इक्वल टू अनडिफाइंड। तो अगर तो मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं और उसको इनिशियलाइज नहीं करता, लाइक मैंने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है कार नेम और उसको मैंने इनिशियल वैल्यू नहीं दी, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड की। ठीक है, कोई भी वेरिएबल उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं ये वेरिएबल आगे यूज करूंगा लेकिन उसको इनिशियल वैल्यू नहीं दी, तो उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड की। ठीक है, in computer programs variables are often declared without a value. The value can be something that has to be calculated or something that will be provided later, like user input. तो कोई भी वेरिएबल है जिसको आपने जिसकी वैल्यू आपने बाद में कैलकुलेट करके असाइन करनी है या यूजर से इनपुट लेके असाइन करनी है, तो उसको हम इनिशियली वैल्यू नहीं देंगे। A variable declared without a value will have the value undefined. जो भी वेरिएबल हम विदाउट वैल्यू डिक्लेयर करेंगे उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड आ जाएगी। द वेरिएबल कार नेम विल हैव द वैल्यू अनडिफाइंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो जब भी हम ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे तो कार नेम की जो वैल्यू होगी बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होगी। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए चाहिए होगा एक इंटरप्रेटर, जो कि मेरे सबलाइन के टेक्स्ट एडिटर में नहीं है, लेकिन हमारे जो वेब ब्राउजर्स हैं उनके अंदर बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर्स आते हैं। तो हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे और यूज सेलेक्ट करेंगे इंस्पेक्ट।
इंस्पेक्ट में आपके इस पेज का सारे का कोड आ जाएगा, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें HTML कोड आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो हम यहाँ पे अगर क्लिक करें कंसोल पे और इसको फिलहाल क्लियर कर दें, तो यहाँ पे हम जो भी अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट डायरेक्टली हो जाएगा, हो सकता है। लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखूं var a is equals to 10, तो मेरा वेरिएबल एक var मैंने a डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू है 10। जब मैं a लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ var b, और अब जब मैं b को यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू आ रही है अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने b को डिक्लेयर किया था और उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो b के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइंड। फिर आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स। वही सब ऑपरेटर्स हैं जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, या बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमने पढ़े हैं। अरिथमेटिक हो गए, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गए, फिर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए हैं, कंपैरिजंस हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट में यूज होते हैं। एज विद अलजेब्रा यू कैन डू अरिथमेटिक विद जावास्क्रिप्ट एज वेरिएबल्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, var a is equals to 10, ठीक है। अब अगर मैं a is equals to a plus a करता हूं, तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है जिसमें हम एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं जो कि है इक्वल का, और एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं एडिशन का। क्या हो रहा है, वेरिएबल a में जो भी कुछ है वो ऐड हो रहा है वेरिएबल a के साथ, और असाइन हो रहा है वेरिएबल a को। तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। और इस लाइन के बाद हमारे a के अंदर वैल्यू आ जाएगी 20 की। a में 10 था, 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं यहाँ पे a को आउट करवाता हूँ तो a में 20 वैल्यू पड़ी है। तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेशन था एडिशन का। यू कैन ऑल्सो ऐड स्ट्रिंग्स। जावास्क्रिप्ट में आप स्ट्रिंग्स को भी ऐड करवा सकते हैं। लाइक अगर मेरे पास var a is equals to hello हो और var b is equals to world हो, तो मैं var c is equals to a plus b कर सकता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, a में पड़ा है हेलो, b में पड़ा है वर्ड। तो जब मैं इनको ऐड करवाऊंगा तो ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर कंसीडर नहीं होगा, ये एडिशन का ऑपरेटर कंसीडर नहीं होगा। ये वाला जो प्लस है ये बन जाएगा कंकैटिनेशन का ऑपरेशन। कंकैटिनेशन क्या होती है, हम दो चीजों को मिलाते हैं। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन क्या होगी, हम दो स्ट्रिंग्स को मिलाएंगे। अब C के अंदर क्या होगा, इस ऑपरेशन के बाद C में वैल्यू क्या आएगी, C के अंदर वैल्यू क्या होगी, पहले आएगा हेलो, फिर आएगा वर्ल्ड। तो C की जो वैल्यू होगी वो A और B को कंकैट करके बन जाएगी, ठीक है। तो अगर तो आपके वेरिएबल्स में इंटीजर्स पड़े हैं, डबल की वैल्यूज हैं, कोई भी नंबर है, तो उसके ऊपर आप जब प्लस करेंगे तो अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रिंग्स पड़ी हैं तो कंकैटिनेशन होगी, ठीक है। ये दो केसेस हो गए। इस केस में क्या होगा, जहां पे आपके पास पहले स्ट्रिंग पड़ी है फिर 2 + 3 हो रहा है, इस केस में ये होगा कि अगर तो आपका स्ट्रिंग सबसे पहले आ जाता है
कोई भी स्ट्रिंग सबसे पहले आ जाती है और उसके बाद +2 +3 हो रहा है, तो स्ट्रिंग के बाद जितनी भी चीजें हैं वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होंगी। लॉजिकली तो ये होना चाहिए था कि 5 के साथ कंकैट होता 2 + 3 का आंसर, तो इसका x में वैल्यू आनी चाहिए थी 5 ये वाला और 5 इसका आंसर। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, जावास्क्रिप्ट में आएगी इस x की वैल्यू 5 2 3। इसको रन कर लेते हैं। हमने किया x = 5 + 2 + 3। जब मैं x को आउट करूंगा तो x में स्ट्रिंग आ रही है 5 2 और 3 की, तो 5 के बाद जितनी भी चीजें आ रही हैं वो उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास पहले इंटीजर्स हों और बाद में स्ट्रिंग आ जाए तो क्या होगा, पहले वाले जो इंटीजर्स हैं वो उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेगा और उनको एज अ इंटीजर ही कंसीडर करेगा जब तक उसको स्ट्रिंग नहीं मिलती। तो अब अगर मैं x को आउटपुट करूंगा तो 2 + 3 ऑलरेडी 5 हो चुका था और 5 के साथ कंकैट हुआ 5। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट में +6 +7 करता हूं तो क्या होगा, 2 + 3 जो था वो 5 हो गया, उसके साथ कंकैट हुआ 5 डबल 5 हो गया। अब इस 5 के बाद जितनी भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग बन जाएंगी। तो इस x के अंदर इस लाइन के बाद क्या आउटपुट होनी चाहिए, 5 5 6 7। अगर मैं x को आउटपुट करता हूं तो इसकी वैल्यू है 5 5 6 7। ठीक है, तो जब तक इंटीजर्स आते रहेंगे वो उनको इंटीजर की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन जैसे ही स्ट्रिंग आ जाएगी तो उसके बाद जितनी भी चीजें आपके पास आ रही हैं वो एज अ स्ट्रिंग कंसीडर होंगी। अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, असाइनमेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं और बिटवाइज ऑपरेशंस हो सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अरिथमेटिक में आपके पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फिर ये वाला ऑपरेटर है जो कि यूज होता है किसके लिए जी, एक्सपोनेंशियल के लिए। मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर है, फिर प्लस इक्वल्स का मतलब ये होता है अगर मेरे पास a = 10 हो और मुझे करना है a = a + 20, तो इस स्टेटमेंट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ += 20। तो अब ये दो जो स्टेटमेंट्स हैं ये इक्वलेंट हैं। लाइन 4 पे जो स्टेटमेंट है, अब लाइन 5 पे स्टेटमेंट है, इसका यही मतलब है कि a के अंदर a + 20 सेव करो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरह से माइनस इक्वल्स, मल्टीप्लाई इक्वल्स, डिवाइड इक्वल्स, मॉडुलस इक्वल और एक्सपोनेंशियल इक्वल। फिर हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स आ जाते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, टाइप इक्वल, नॉट टाइप इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और कंडीशनल ऑपरेटर। आप लोगों को इफ एल्स सिंगल लाइन में लिखनी आती है, लाइक अगर आपके पास ये एक इफ एल्स हो कि इफ a = 10 सी आउट a एल्स सी आउट b, तो इसको हम सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे। इसको सिंगल लाइन में लिखने का मेथड है a = 10 a else b। तो यहां पे ये कंडीशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न करो, एल्स ये रिटर्न करो। ठीक है, तो ये इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी कह सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर।
इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, और बिटवाइज ऑपरेशंस हैं एंड, और, निगेशन या नॉट, एक्सॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, जीरो लेफ्ट शिफ्ट, जीरो राइट शिफ्ट सॉरी, एंड जीरो लेफ्ट शिफ्ट। तो ये आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। कमेंट्स, जावास्क्रिप्ट में जो कमेंट्स हैं वो डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ, डबल स्लैशेस के साथ आप सिंगल लाइन कर सकते हैं, और फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, इसके साथ आप मल्टीपल लाइंस कमेंट्स कर सकते हैं। लाइक ये चीज़ है, ये एग्जीक्यूट होगी, ये कमेंटेड है सिंगल लाइन, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये मल्टी लाइन कमेंट हुआ है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, और ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो सिंगल लाइन अगर आपने करना है तो डबल स्लैश, और मल्टीपल लाइन करना है तो स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश। अब आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर हम अपनी लाइन ऑफ कोड्स लिख देते हैं, और वो फिर उसी वक्त एग्जीक्यूट होती हैं जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शंस हैं वो डिफाइन करने के लिए एक कीवर्ड होता है फंक्शन का, वो हम लाजमी लिखते हैं। उसके बाद फिर फंक्शन का नाम आता है, और फिर अगर उसके पैरामीटर्स हैं कुछ तो वो पैरेंथेसिस के अंदर आती हैं, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी आ जाती है। जिस तरह से ये लिखा हुआ है, फंक्शन का कीवर्ड आया, फिर उस फंक्शन का नाम, फिर पैरेंथेसिस, अगर तो इसके पैरामीटर्स हैं कोई तो वो आ जाएंगे, अगर नहीं है तो ये एम्प्टी पैरेंथेसिस आ गई, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फंक्शन की बॉडी, और अगर पैरेंथेसिस हैं तो वो सेपरेट होंगे कॉमा के साथ। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स फंक्शन के पैरामीटर्स बनते हैं वो उस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल्स होते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि इन वेरिएबल्स का जो स्कोप है वो इस फंक्शन के अंदर ही होगा, इन फंक्शन के बाहर वेरिएबल्स का कोई स्कोप नहीं है। हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन एड x, y रिटर्न x प्लस y। एक मैंने फंक्शन बनाया है, ऐड का नाम उसे दिया है, और उसमें दो पैरामीटर्स हैं उसके, x और y, और जब इसको कॉल करेंगे तो ये रिटर्न करेगा उन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो। ठीक है, अब इस फंक्शन को यूज कैसे करना है, हम लिखेंगे फंक्शन का नाम ऐड, और अब वो आपको बता रहा है कि इसके अंदर दो पैरामीटर ये एक्सेप्ट कर रहा है। तो मैं अगर इसको दूंगा 10, 20 तो ये मुझे रिटर्न कर देगा 30, और अगर मैं इसमें वैल्यूज पास करता हूँ हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो ये मुझे रिटर्न कर रहा है हेलो वर्ल्ड, और अगर मैं स्पेस नहीं देता तो ये मुझे एक सिंगल वर्ड में हेलो वर्ल्ड दे देगा। ठीक है, तो आप फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए यूज करेंगे फंक्शन का कीवर्ड, उसका नाम, पैरेंथेसिस के अंदर अगर आपको पैरामीटर्स चाहिए तो आप पैरामीटर्स लिखेंगे विद सेपरेशन ऑफ कॉमा, और फिर फंक्शन की बॉडी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब आप प्रोफेशनल कोडिंग की तरफ जाएंगे, प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। ऑब्जेक्ट्स की एक खासियत ये है, प्रॉपर्टी ये है कि इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें सेव करवा सकते हैं।
लाइक हमारे पास ये एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कार है। अब कार की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं कि उसका नाम क्या है, उसका मॉडल क्या है, उसका वेट क्या है, उसका कलर क्या है। तो हमें इसके लिए अलग अलग वेरिएबल्स चाहिए होंगे, लाइक कार नेम, कार मॉडल, कार वेट, कार कलर। ठीक है, अब हमारे पास हमने सेव करवा लिया है, ठीक हो गया, वेल एंड गुड। अगर हमारे पास एक और कार आ जाती है जिसकी यही 4 प्रॉपर्टीज हैं, तो हम क्या करेंगे फिर? उसके लिए हमें न्यू वेरिएबल्स चाहिए होंगे। तो 4 पहले से, फर्स्ट कार 1 के लिए 4 आपके पास न्यू आ गए कार 2 के लिए, फिर कार 3, कार 4, कार 5, कार 6 अप टू कार n। तो जितने भी आपके पास कार्स होंगी, अगर आपके पास n कार्स हैं तो उनके लिए आपको वेरिएबल कितने चाहिए होंगे? n मल्टीप्लाई बाय 4, हर कार के लिए एक। तो n मल्टीप्लाई बाय 4 वेरिएबल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट्स यूज करें तो हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए होगा कार का, और उसके अंदर फिर हम प्रॉपर्टीज डाल देंगे कि कार डॉट नेम, कार का एक वेरिएबल है, उसके अंदर प्रॉपर्टी है डॉट नेम, मॉडल, वेट और कलर। तो इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स टू, बट ऑब्जेक्ट्स कैन कंटेन मैनी वैल्यूज। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज सेव करवा सकते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? var कार, उसी तरह से दैट मीन्स कार इज अ वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू डिफाइन करेगी कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है, ये एक सिंपल वेरिएबल है या फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर तो आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप करली ब्रेसेस के अंदर इसकी वैल्यूज लिखेंगे। करली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा टाइप दिस, जिसकी एक वैल्यू हो गई, कॉमा मॉडल दिस, जिसकी दूसरी वैल्यू हो गई, कॉमा कलर दिस, ये इसकी थर्ड वैल्यू हो गई। अब ये वैल्यू डिफाइन कर रही है कि आपके वेरिएबल की टाइप क्या है। हमने इसके अंदर ये वैल्यू दी, दैट मीन्स दिस कार वेरिएबल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज कंटेनिंग मल्टीपल वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को हमने एक्सेस कैसे करना है? दो मेथड्स हैं। एक तो हम लिखें यूज करें डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर कैसे यूज करेंगे? आपके ऑब्जेक्ट का नाम, दैट मीन्स कार, यहां पर लिखा हुआ है कार, डॉट जो भी प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है, कलर डॉट कलर, टाइप डॉट टाइप, मॉडल डॉट मॉडल। तो इससे आउटपुट क्या आएगी? जो भी उस प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू है, ये कार ऑब्जेक्ट का नाम, ये आपकी प्रॉपर्टी, ये उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू। तो हमने किया ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी, कार डॉट टाइप, तो इसकी वैल्यू क्या आई? दिस, ये आपकी प्रिंट हो जाएगी, या आपने किसी भी वेरिएबल में सेव करवानी है तो सेव हो जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि हम लिखें ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में प्रॉपर्टी का नाम, लाइक ऑब्जेक्ट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स कोट्स में प्रॉपर्टी का नाम। तो ये भी आपको इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो भी वैल्यू है वो आउटपुट करवाएगी। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ ऐसे ले लें, चाहें ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ ऐसे ले लें। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो कार का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो मैं इसको अगर करूं कार डॉट कलर, तो इसकी आउटपुट आएगी वाइट, क्योंकि इसका कलर वाइट था। अगर मैं कहता हूं कार डॉट मॉडल,
तो इसकी आउटपुट आ रही है 500 क्योंकि उसका मॉडल 500 था। तो अगर मैं इसको दूसरी तरह से आउटपुट करवाना चाहूँ, सिंगल कोट्स मॉडल, तो ये भी 500 ही दे रहा है आपको। तो आप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज दो तरह से आप गेट कर सकते हैं, या तो डॉट ऑपरेटर यूज करें या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करें। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट्स के अंदर मेथड्स भी आ सकते हैं। मेथड क्या होता है कि उसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफरेंट मेथड्स को इंक्लूड करवा लो। लाइक हमने किया, इसको कार ही करता हूं मैं, कार के अंदर टाइप मॉडल कलर, ये वही चीज थी। अब हमें एक फंक्शन भी चाहिए जो कि इसके टाइप और मॉडल को मिला के इसका नाम डिफाइन कर रहा हो। तो हमने कार का नेम जो है लिखा कि उसका जो नेम है उसके लिए हम फंक्शन बनाएंगे एक, जो क्या करेगा, कनकैट करवाएगा टाइप और मॉडल को। यहाँ पे अगर मैं दिस की जगह कार लिखूं तो ये भी सेम चीज है। जिसका मैं आपको बता देता हूँ कि दिस हम कब यूज करेंगे। अब मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि रिटर्न कर रहा है हमें क्या, कार की टाइप, हमें रिटर्न कर रहा है कार की टाइप विच इज दिस, और उसको कंकैट करवा रहा है स्पेस के साथ, और फिर कंकैट करवा रहा है कार मॉडल विच इज दिस, राइट। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और नेम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या रिटर्न आएगा, टाइप स्पेस मॉडल, तो ये हमें रिटर्न हो जाएगा। तो हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स भी यूज कर सकते हैं जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं विद इन दैट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। दिस कीवर्ड in a function definition this refers to the owner of the function। तो जिस फंक्शन के अंदर हम होंगे, जिस करंट फंक्शन के अंदर होंगे, दिस लिखने का मतलब यही होगा कि हम उस फंक्शन का नाम लिख रहे हैं। इन द प्रीवियस एग्जांपल दिस इज द कार ऑब्जेक्ट दैट ओन्स द नेम मॉडल फंक्शन। लाइक अगर हम दिस डॉट टाइप लिखें तो ये सिमिलर होगा कार डॉट टाइप के। अगर हम कार के ऑब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं दिस का कीवर्ड, तो दिस डॉट टाइप लिखना इक्वलेंट होगा कार डॉट टाइप लिखने के, ठीक है। जावास्क्रिप्ट लूप्स, वही टिपिकल लूप्स जो हम यूज करते आ रहे हैं, जो हम करेंगे आगे भी और लैंग्वेजेस में, वही वाली यूज होती है। जावास्क्रिप्ट में भी फॉर है, वाइल है, डू वाइल है, तो इनके स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी पता होंगे, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। जावास्क्रिप्ट एरेज, जावास्क्रिप्ट में एरे डिफाइन करने के दो मेथड्स हैं। एक तो हम यूज करें var का कीवर्ड, एरे का नेम इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आइटम्स, कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा 3। या फिर हम दूसरे मेथड से डिक्लेयर कर सकते हैं एरे को, दैट इज var cars न्यू का कीवर्ड, देन एरे का कीवर्ड जिसमें ए कैपिटल है, और पैरेंथेसिस के अंदर उसके इंडेक्सेस की वैल्यूज। तो इन दोनों मेथड से आपकी जो एरे है वो डिक्लेयर हो जाएगी। यू कैन एक्सेस एन एरे एलिमेंट बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर, और इंडेक्सेस इसमें 0 से स्टार्ट होते हैं। विद जावास्क्रिप्ट द फुल एरे कैन बी एक्सेस्ड बाय रेफरिंग द एरे नेम। अगर हम एरे नेम लिखेंगे तो हमें उसकी फुल जो एरे है वो आउटपुट हो जाएगी। वो देख लेते हैं अभी कैसे होती है। सेकेंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एरे के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रख सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि अगर हमने इंटीजर एरे बना दिया तो उसमें इंटीजर्स ही होंगे, स्ट्रिंग एरे बना दिया तो उसमें स्ट्रिंग्स ही होंगे। इसमें मिक्सचर भी आ सकते हैं। लाइक आपके दो, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे देखें, आपके दो स्ट्रिंग इंडेक्सेस हैं और थर्ड पे इंटीजर पड़ा है, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, वैलिड एरे है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम,
मैं करता हूँ var array is equals to 1, 2, 3, 4, hello world। ठीक है। अब अगर तो मैं सिर्फ एरे लिख दूं तो मेरे पास इस पूरी एरे की आउटपुट आ जाएगी कि इसमें 5 इंडेक्सेस हैं और हर इंडेक्स पे क्या क्या वैल्यू पड़ी है। ठीक है। अगर मैं लिख दूं एरे ऑफ 0 तो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी। एरे ऑफ 4 5th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप एरे को यूज कर सकते हैं, एरे की वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमने पढ़ा ARR इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड, एरे का कीवर्ड और पैरेंथेसिस और 1, 2, 3, 4, हेलो वर्ल्ड। तो ये भी एरे ही बना रहा है। अगर मैं ARR करूं और आउटपुट करवाऊं तो सेम एग्जैक्टली वही आउटपुट है जो हमें ऊपर वाली एरे की मिली थी। जस्ट डेफिनेशन की जो मेथड है, डेफिनेशन का जो मेथड है वो चेंज है। वहां पे हम जस्ट एरे का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज दे रहे थे, और सेकंड मेथड में हम न्यू का कीवर्ड यूज कर रहे हैं, स्पेस एरे का कीवर्ड यूज कर रहे हैं विद कैपिटल ए, और फिर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज लिख रहे हैं। तो दोनों इक्वलेंट होंगी, जस्ट डेफिनेशन की के मेथड में डिफरेंस है। और इसी तरह से एक्सेस करने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स भेजेंगे। एरे की एक प्रॉपर्टी है डॉट लेंथ, जो हमें रिटर्न करती है कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, लाइक दिस 5। तो ये 5 एक्सेस करने के लिए मैं करूंगा ARR.length। डॉट का ऑपरेटर यूज करके मैं लेंथ का फंक्शन कॉल करूंगा जो कि एरे के साथ लिंक्ड है, जो कि हमें बताएगा कि उस एरे के अंदर कितनी इंडेक्सेस हैं, कितनी वैल्यूज पड़ी हैं। ठीक है। अब अगर तो मैं कर दूं यहां पे ARR.length तो क्या होगा? अनडिफाइंड आएगा। क्यों? क्योंकि 5th इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे पास जो इंडेक्सेस हैं वो 0 से लेकर 4 तक हैं। तो अगर हमें लास्ट इंडेक्स गेट करना है तो हमें इसमें से -1 करना होगा। तो जब -1 करेंगे तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से डॉट लेंथ हम यूज कर सकते हैं लूप्स चलाने के लिए। फिर इसमें एक फंक्शन आता है एरे डॉट पुश का। अगर मैं एरे के अंदर पुश करूं व्हाट 6, तो 6 की जो वैल्यू है वो ARR की एरे में ऐड हो गई है। कहाँ पे? सबसे लास्ट पे। अब जब मैं एरे को आउटपुट करवाता हूं तो एरे के अंदर 6 वैल्यूज हो गई हैं, 1, 2, 3, 4 हेलो वर्ल्ड एंड 6। और ये 6 कहाँ से आया? जो हमने पुश का फंक्शन यूज किया था उससे। और अगर मैं एरे डॉट पॉप कर दूं तो जो लास्ट वैल्यू होगी, उस एरे की लास्ट वैल्यू होगी वो डिलीट हो जाएगी। और अगर मैं एरे करता हूं तो लास्ट वैल्यू डिलीट हो गई है और एरे के अंदर दोबारा से 5 एलिमेंट्स रह गए हैं। अगर हम दोबारा एरे पॉप करें तो लास्ट वैल्यू डिलीट हो गई है और अब हमारे पास एरे रह गई है 1, 2, 3, 4। एरेज को हम मर्ज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं एक एरे बनाता हूँ, एरे 1 इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, एरे 2 इज इक्वल्स टू 5, 6, 7, 8। दो एरेज हो गई हैं। अब हमें इन दोनों एरेज को मर्ज करना है, तो हम करेंगे एरे 3 इज इक्वल्स टू एरे 1 डॉट कनकैट, क्या कनकैट करवाओ? एरे 2, कनकैट
concat। ठीक है, तो अब जो एरे 3 है उसमें आ गई है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों जो एरेज हैं वो कंकैट हो गई हैं। इसी तरह से अगर मैं एरे 3 इज इक्वल टू एरे 2 कामा कंकैट करवाता 1, तो क्या होता, पहले एरे 2 की वैल्यूज आती, बाद में एरे 1 की वैल्यूज आती। ठीक है, तो इस तरह से आप दो जो एरेज हैं उनको कंकैट भी करवा सकते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशंस, स्ट्रिंग ऑपरेशंस जावास्क्रिप्ट में बहुत हेल्पफुल होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट होंगे जब आप इस जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे वेब डेवलपमेंट में। तो डिफरेंट स्ट्रिंग ऑपरेशंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ का ऑपरेशन। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा आपको एक इंटीजर के स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे str is equals to hello world। ठीक है, अब मैं करता हूँ str डॉट लेंथ, तो वो मुझे रिटर्न कर देगा कि इस स्ट्रिंग के अंदर इतनी लेंथ है आपकी, लाइक हेलो वर्ल्ड दिस इज अ वेब लेक्चर। ये किया, और जब मैं रे डॉट str डॉट लेंथ करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि हमारे स्ट्रिंग के अंदर इतने करैक्टर्स हैं इस वक्त, और ये स्पेसेस को भी काउंट करते हैं। इसके बाद है फाइंडिंग अ स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग के अंदर ही कोई स्ट्रिंग फाइंड करनी है, लाइक सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए फंक्शन है इंडेक्स ऑफ का। तो इधर आते हैं हम, हमारे पास str में पढ़ा था हेलो वर्ल्ड दिस इज अ वेब लेक्चर। तो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर मुझे वेब को फाइंड करना है तो मैं करूंगा str डॉट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आप नोट कीजिए कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शन होंगे वो कैमल केस में होंगे। और कैमल केस कैसे होगा कि फर्स्ट जो वर्ड है वो सारा स्मॉल होगा, और बाकी में फिर फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट करेक्टर है वो कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल होंगे। ठीक है, तो ये वाली कैमल केस हमारे थ्रू आउट द जावास्क्रिप्ट चलेगी। फर्स्ट वर्ड फुल स्मॉल, देन सेकेंड वर्ड का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल एंड स्मॉल। ठीक है, ये आपने याद रखना लाजमी। तो इंडेक्स ऑफ वेब, अब उसने हमें बताया कि जो वेब का वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो 23 इंडेक्स से ऑनवर्ड है। तो अगर तो हमें इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करना हो वेब के वर्ड से आगे आगे, दैट मीन्स कि अगर हमें स्ट्रिंग में से वो पार्ट निकालना है जहाँ पे वेब का वर्ड आया है और उससे आगे वाली चीज़ हमें चाहिए या हमें उससे पीछे वाली चीज़ चाहिए, तो हम इंडेक्स ऑफ वेब सबसे पहले फाइंड करेंगे। हमारे पास 23 आ गया। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम इससे आगे वाली चीज़ चाहिए हमें या इससे पीछे वाली चीज़ चाहिए। अगर हमें इससे पीछे वाली चीज़ चाहिए तो हम 0 से लेके 22 तक ले सकते हैं अपनी स्ट्रिंग, उसमें क्या आएगा, वेब से पीछे वाली चीज़। और हमें एंड वाली चीज़ चाहिए तो हम 23 से ऑनवर्ड जा सकते हैं str डॉट लेंथ तक, तो हमें वेब से आगे वाली चीज़ मिल जाएगी सब स्ट्रिंग में। ठीक है, फिर आ जाते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स ऑफ वो अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज हो, ऐसा वर्ड हो जो आपकी स्ट्रिंग में बार बार आ रहा हो, लाइक इस में तो नहीं आ रहा, लाइक ई इस स्ट्रिंग में हेलो वर्ल्ड दिस इज अ वेब लेक्चर, इसमें ई मल्टीपल टाइम्स आ रहा है। दिस इज ई, देन दिस इज ई, देन दिस इज ई, देन दिस इज ई। अगर तो मैं str इंडेक्स ऑफ करता हूँ ई तो मुझे 1 देगा, क्योंकि ये 1 इंडेक्स यानी कि 0 और 1 यहाँ पे ई पड़ा है। ठीक है, अगर मुझे लास्ट वाला चाहिए ई
मुझे फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, मुझे लास्ट वाला चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, str डॉट लास्ट आई कैपिटल इंडेक्स ऑफ का ओ कैपिटल ऑफ ई। तो ये मुझे लास्ट से जब ई लास्ट टाइम उस स्ट्रिंग में आएगा उसका इंडेक्स बताएगा। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ उस स्पेसिफिक स्ट्रिंग का जो लास्ट अक्रंस होगा उसका एड्रेस बताएगा। दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द लास्ट अक्रंस ऑफ अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट इन अ स्ट्रिंग। राइट, अब इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये रिटर्न करेंगे आपको -1 अगर वो स्ट्रिंग जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्ट्रिंग में ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्ट्रिंग को देखें, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ वेब लेक्चर, इसके अंदर Z का जो लेटर है वो नहीं है, Z का जो लेटर है वो नहीं है। तो अगर तो मैं str इंडेक्स ऑफ Z करूंगा तो मुझे रिटर्न कर रहा है -1। दैट मीन्स कि Z इस str की स्ट्रिंग में नहीं है। इसी तरह से अगर मैं जस्ट इंडेक्स ऑफ करूंगा, इंडेक्स ऑफ करेंगे तो i स्मॉल हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ Z तो वो भी मुझे -1 रिटर्न करेगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली स्पेसिफिक स्ट्रिंग जो है ये हमारी सब्जेक्ट स्ट्रिंग जो कि str है उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, तो इंडेक्स ऑफ एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ बोथ रिटर्न्स -1 इफ टेक्स्ट इज नॉट फाउंड। फिर आ जाते हैं जी स्ट्रिंग के पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने पे। 3 मेथड्स हैं आप स्ट्रिंग के पार्ट्स को जिसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक है सब स्ट्रिंग का फंक्शन, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वो स्ट्रिंग चाहिए। सबसे पहले तो हम वेब का इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं करूँ str डॉट इंडेक्स ऑफ वेब तो मुझे आउटपुट आएगी 23। तो मुझे पता चल गया कि जो वेब है वो 23 से स्टार्ट हो रहा है। अब मुझे वो स्ट्रिंग चाहिए जो वेब के वर्ड, वेब का जो कीवर्ड है उसके आने से पहले पहले जो थी, लाइक दिस पार्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा str1, एक न्यू स्ट्रिंग बना रहे हैं, उसके अंदर सेव करवा रहा हूँ str डॉट सब स्ट्रिंग कौन सी 0 से लेके 23। तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि वेब 23 पे ही होगा हमेशा या आगे पीछे भी हो सकता है। तो मैं लिखूंगा str डॉट इंडेक्स ऑफ व्हाट वेब, कि 0 से लेके जहां तक वेब का कीवर्ड नहीं आता वहां तक मुझे स्ट्रिंग रिटर्न करो। तो str1 में क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ, तो ये वाली चीज इसमें नहीं आई। इसी तरह से अगर मुझे सिर्फ वो वाली चीज चाहिए होती जो यहां से इस वेब के वर्ड के आने से बाद है, तो मैं क्या करता, str2 इज इक्वल टू str डॉट सबस्ट्रिंग str डॉट इंडेक्स ऑफ, जो ओरिजिनल है इंडेक्स ऑफ वेब से लेके str डॉट लेंथ तक, मतलब जहां पे वेब आ रहा है वहां से लेके लेंथ तक, तो मुझे वेब लेक्चर मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सब स्ट्रिंग्स को फाइंड कर सकते हैं विद इन अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग। इसके बाद एक और मेथड है सब str का, वो था सब स्ट्रिंग का जिसमें 2 इंडेक्सेस थे। फर्स्ट आपका था स्टार्टिंग इंडेक्स और फिर था आपका एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, एक दूसरा मेथड है सब स्ट्रिंग सब str, और इसके अब 3 ओवरलोडिंग मेथड्स हैं। एक में है स्टार्ट और लेंथ, कि यहां से स्टार्ट हो
और इससे आगे इतने कैरेक्टर्स सेलेक्ट करें। दैट मीन्स अगर हम इसी एग्जांपल को देखें, str इसी स्ट्रिंग को देखें और मैं करता हूँ str1 इज इक्वल टू सब str डॉट सब str स्टार्ट से लेके 7, 0 से लेके 0 से स्टार्ट हो और 7 कैरेक्टर्स हमें कॉपी करके दे। तो str1 में क्या आएगा, 0 से स्टार्ट हुआ और 7 कैरेक्टर्स उसने कॉपी कर लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता कि 1 से स्टार्ट हो और 7 कैरेक्टर्स लेके आओ, तो वो ई से स्टार्ट हो रहा है और 7 कैरेक्टर्स लेके आ रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे एक ओवरलोडिंग एक और मेथड है, ये पिछले मेथड में हम क्या कर रहे थे कि 0 से स्टार्ट हो और 7 कैरेक्टर्स लेके आए। इस मेथड में हम कर रहे हैं कि 7 से स्टार्ट हो, इसमें जस्ट हम स्टार्ट बता रहे हैं, लेंथ नहीं बता रहे। तो दैट मीन्स कि 7 से स्टार्ट हो और उसके आगे जितनी भी चीज़ है वो लेकर आओ। तो 7 से स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे जितनी भी चीज़ है वो लेके आ रहा है। इसका एक और मेथड है -7। तो ये एंड से जो लास्ट 7 इंडेक्सेस हैं उनको लेके आ रहा है। ठीक है, तो 3 मेथड्स हैं सब str के। एक में आप स्टार्ट और लेंथ दे सकते हैं, ये इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा और इतने आपके कैरेक्टर्स लेकर आएगा। सेकंड में आप जस्ट स्टार्ट दे सकते हैं, दैट मीन्स कि ये 7th इंडेक्स से स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा। और थर्ड में आप माइनस समथिंग कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये लास्ट से एंडिंग से एंड से इतने कैरेक्टर्स लेकर आएगा। ठीक है, तो ये 3 इसके ओवरलोडिंग मेथड्स हैं सब str के। आप स्टार्ट और लेंथ भी दे सकते हैं, आप जस्ट स्टार्ट भी दे सकते हैं, आप जस्ट एंड भी दे सकते हैं। फिर है स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस, कुछ भी रिप्लेस करना हो अगर आपने, लाइक हमारे पास स्ट्रिंग है str की, ठीक है, हमें वेब की जगह पे विजुअल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, str1 इज इक्वल टू str डॉट रिप्लेस करें किसको, वेब को, किसके साथ, वीपी के साथ। तो अब str1 में क्या आया, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ वीपी लेक्चर। तो उसने रिप्लेस कर दिया वेब को किसके साथ, विजुअल प्रोग्रामिंग के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आएगी वो चीज़ जो आपने रिप्लेस करनी है, और सेकंड इसका पैरामीटर होगा किस चीज़ से रिप्लेस करना है। हमने ABC को रिप्लेस करना है XYZ के साथ। इसी तरह इस एग्जाम्पल में हमने वेब को रिप्लेस करना था VP के साथ। ठीक है, फिर है कन्वर्टिंग टू अपर एंड लोअर केस। हम किसी भी एरे, किसी भी स्ट्रिंग को अपर या लोअर केस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ str डॉट टू लोअर केस, ये क्या जो ऑलरेडी है, तो मैं इसको अपर केस करता हूँ पहले। और पैरेंथेसिस भी लगाने पड़ेंगे, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको लोअर केस में करूँगा तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक हैंडी फंक्शन है, आप हैंडी स्ट्रिंग फंक्शन है जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद है कनकैट का
ऑपरेशन जो कि हमने अभी यूज़ कर लिया है। हमने दो एरेज को कनकैट करवाया था, हम दो स्ट्रिंग्स को भी कनकैट करवा सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास str1 हो हेलो वर्ल्ड और str2 हो दिस इज अ वेब लेक्चर, हमने इनको कनकैट करवाना है तो हम करेंगे str3 इज इक्वल टू str1 डॉट कनकैट, क्या करवाए str2 को, तो ये आपके पास str3 आ गई है। तो हम एरेज को भी कनकैट करवा सकते हैं और स्ट्रिंग्स को भी कनकैट करवा सकते हैं यूजिंग डॉट कनकैट फंक्शन। ट्रिम का भी एक फंक्शन है। ट्रिम क्या करेगा, एम्प्टी स्पेसेस, आपकी वाइट स्पेसेस जिसको हम कहते हैं, अगर वो होंगी आपकी स्ट्रिंग में तो उनको रिमूव कर देगा। लाइक इसको मैं रिमूव करता हूँ, str इज इक्वल टू एम्प्टी स्पेसेस हेलो, राइट। अब राइट साइड लेफ्ट साइड पे एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनको हम वाइट स्पेसेस कहते हैं। इनको अगर रिमूव करना है तो मैं करूंगा str डॉट ट्रिम, तो जितनी भी एम्प्टी स्पेसेस होंगी लेफ्ट पे या राइट पे वो रिमूव हो जाएंगी। अगर ये वाली स्ट्रिंग ऐसी होती, लेफ्ट पे भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, राइट पे भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, और इसको मैं ट्रिम करता हूँ तो लेफ्ट और राइट दोनों की एम्प्टी स्पेसेस रिमूव हो गई हैं। बट अगर यही वाली होती हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब जो हेलो और वर्ल्ड के दरमियान में स्पेस है ये हम इसको वाइट स्पेस नहीं कहते, क्योंकि ये दो वर्ड्स को सेपरेट कर रही है। वाइट स्पेस आपकी वो होगी जो या तो स्ट्रिंग के स्टार्ट में होगी या स्ट्रिंग के एंड पे होगी। तो जो str.trim है ये जस्ट वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा, जो आपकी रेगुलर स्पेसेस हैं उनको रिमूव नहीं करेगा। str.trim जब हम करेंगे तो लेफ्ट राइट पे जो एम्प्टी स्पेसेस थी वो डिलीट हो गई हैं और जो सेंटर में रेगुलर स्पेस थी वो रिजर्व्ड रही है, ठीक है। तो डॉट ट्रिम से हम एम्प्टी स्पेसेस लेफ्ट और राइट पे जितने भी हैं वो रिमूव कर सकते हैं। डॉट ट्रिम का फंक्शन है। एक्सट्रैक्टिंग स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, अगर मैं करूं str, ये स्ट्रिंग है, नहीं ये स्ट्रिंग नहीं है, हम करते हैं str इज इक्वल टू दिस इज वेब लेक्चर, ठीक है। मैं करता हूँ str डॉट 4@0, ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स पे जो भी करेक्टर पड़ा है उसको ले आएगा। 0 इंडेक्स पे जो भी करेक्टर होगा उसको ले आएगा। अगर मैं करता हूँ 2 तो ये रिटर्न मुझे करेगा h, सॉरी 1 करूंगा तो ये रिटर्न करेगा h। तो सेकेंड इंडेक्स पे जो भी चीज पड़ी है वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो 4@ का जो फंक्शन है वो हमें रिटर्न करेगा इस इंडेक्स के ऊपर जो भी करेक्टर पड़ा है, ठीक है। और 4 कोड ऐड क्या करेगा, 4 कोड ऐड ये हमें रिटर्न करेगा इस इंडेक्स के ऊपर जो भी करेक्टर पड़ा है उसकी आस्की वैल्यू। लाइक अगर मैं str इज इक्वल टू abc करता हूँ कैपिटल में, ठीक है, और अब मैं करता हूँ str कोड ऐड a, तो a की आस्की वैल्यू थी 66, तो जब मैंने सॉरी b की आस्की वैल्यू थी 66, अगर मैं 0 करूंगा तो ये a की बताएगा 65। तो 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी 0 इंडेक्स के ऊपर जो भी करेक्टर पड़ा था उसका आस्की कोड जो था वो हमें रिटर्न कर रहा है 65, राइट। तो करेक्टर्स में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 0 जो इंडेक्स हम स्पेसिफाई करेंगे उस इंडेक्स के ऊपर जो भी करेक्टर पड़ा होगा हमें वो मिलेगा। और जब हम 4 कोड ऐड सम इंडेक्स करेंगे तो उस इंडेक्स के ऊपर जो करेक्टर होगा उसका आस्की कोड हमें रिटर्न हो जाएगा।
राइट। अब आ जाते हैं कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे। कोई भी स्ट्रिंग हो, हमें उसको स्प्लिट करना हो डिफरेंट पार्ट्स में, तो हम कैसे करेंगे? सपोज मेरे पास एक एरे है, एक स्ट्रिंग है, सॉरी, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स एंड बनाना, राइट। अब एक स्ट्रिंग है जिसमें एक पैटर्न फॉलोड है। सबसे पहले तो स्ट्रिंग है जिसमें फ्रूट नेम्स हैं, राइट, और एक पैटर्न फॉलोड है। पैटर्न क्या है कि हर फ्रूट नेम के बाद एक कॉमा आ रहा है, हर फ्रूट नेम के बाद कॉमा आ रहा है, राइट। लास्ट के बाद नहीं है, लास्ट के बाद हमें चाहिए भी नहीं होता। अब अगर तो हम चाह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, लाइक एरे बन जाए इनकी, 0 इंडेक्स पे एप्पल चला जाए, 1 इंडेक्स पे ऑरेंज आ जाए, ग्रेप्स आ जाए, बनाना आ जाए। तो अगर मैं इसको स्प्लिट करूं कॉमा पे, तो कॉमा से पहले वाली चीज सिंगल एलिमेंट बन जाएगी, कॉमा के बाद वाली चीज अलग एलिमेंट बन जाएगी। फिर दोबारा ये वाली चीज थी, ये बच गया था, ये वाला पार्ट बच गया था ना, ये तो निकल गया उससे, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया फर्स्ट आइटरेशन में। सेकंड में क्या हुआ, मैंने दोबारा स्प्लिट किया इस पे, तो ये वाली चीज अलग हो गई, ये वाली अलग हो गई। थर्ड आइटरेशन पे ये वाली चीज अलग हो गई, ये अलग हो गई। जिसके ऊपर हम स्प्लिट कर रहे हैं, हम अगर कॉमा पे इसको स्प्लिट करेंगे तो कॉमा खुद इंक्लूड नहीं होगा, कॉमा से पहले वाली चीज और कॉमा के बाद वाली चीज, ये पार्ट्स बनेंगे, कॉमा इटसेल्फ पार्ट नहीं बनेगा। तो str1 इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट करूं अगर मैं इसको कॉमा के ऊपर, तो क्या हुआ जी, उस स्ट्रिंग से एक एरे बन गई है जिसमें 4 इंडेक्सेस हैं। फर्स्ट के ऊपर स्प्लिट हुई, एप्पल बन गया। सेकंड के ऊपर स्प्लिट हुई तो यहां से लेके यहां तक विद स्पेस, ये दूसरा इंडेक्स बन गया, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स, राइट। तो अगर आपने किसी भी चीज को स्प्लिट करना हो किसी भी स्पेसिफिक करेक्टर पे, तो वो उस करेक्टर के बाद और उस करेक्टर से पहले स्प्लिट हो जाएगी, पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी, और वो करेक्टर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं स्प्लिट करता ई पे, तो क्या होता, इस ई पे स्प्लिट हुआ तो ए डबल पी एल ये एक इंडेक्स में आ गया, ठीक है। फिर यहां से स्टार्ट हुआ और अगले ई से पहले पहले ये वाला सेकंड में आ गया। फिर यहां से स्टार्ट हुआ, इस यहां से स्टार्ट हुआ और इस ई से पहले पहले ये एक इंडेक्स में आ गया। फिर इस ई से स्टार्ट हुआ और सो ऑन, इस ई से स्टार्ट हुआ और यहां तक, तो ये अलग इंडेक्स पे आ गया। ई इटसेल्फ इंक्लूड नहीं हो रहा इसमें, ई से आगे और पीछे वाली जो भी चीजें हैं वो इंक्लूड हो रही हैं, ई इंक्लूड नहीं हो रहा, राइट। तो इस तरह से आप स्प्लिट का जो फंक्शन है वो यूज कर सकते हैं। बाद आ जाते हैं नंबर ऑपरेशंस। इसमें सबसे पहले आता है टू स्ट्रिंग का ऑपरेशन, राइट। तो अगर तो मेरे पास हो str इज इक्वल टू 1, राइट। अब ये एक नंबर है, अगर मुझे इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो मैं करूंगा str डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल करूंगा। अब जो नंबर था वो एज अ स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा है,
पहले वो एज अ नंबर आ रहा था, अब वो डबल कोट्स के अंदर आ रहा है, दैट मीन्स वो नंबर अब स्ट्रिंग बन चुके हैं, राइट। तो आप टू स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, और ये आपको रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग, राइट। टू एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, रिटर्न करेगा आपको स्ट्रिंग विद अ नंबर राउंडेड एंड रिटर्न यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो हमारे पास str इज इक्वल टू है दिस, ठीक है। अब हम इसको करते हैं str.to एक्सपोनेंशियल और 2 डिजिट्स तक, तो इसने हमें उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो रिटर्न कर दी, बट दिस इज अगेन एज अ स्ट्रिंग, ये एज अ नंबर नहीं है, ये एज अ स्ट्रिंग आपके पास आएगा। अगर मैं करता 5, तो ये मुझे पॉइंट के बाद 5 फ्लोटिंग वैल्यूज के बाद उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लेके आया है। अगर मैं करता 0, तो ये मुझे पॉइंट्स देता ही ना, राइट। तो ये हम ये इंडेक्स डाल रहे हैं, ये डिफाइन कर रहा है कि हमें आपको पॉइंट्स के बाद कितनी वैल्यूज चाहिए, और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली इसको कन्वर्ट कर रहा है। टू फिक्स्ड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, अगेन टू फिक्स्ड का जो फंक्शन है वो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, किसकी, विद द नंबर रिटर्न विद द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स। तो अगर हमारे पास हो x इज इक्वल टू, सॉरी x नहीं करते, स्ट्रिंग ही हम यूज कर रहे हैं, str इज इक्वल टू 10.2345, ठीक है। अब मैं करूँ अगर str.to फिक्स्ड और इसमें रिटर्न करता हूँ, वैल्यू फॉरवर्ड करता हूँ 1 की, तो ये मुझे 10.2 दे रहा है कि पॉइंट के बाद एक इंटीजर, एक फ्लोटिंग वैल्यू। 2 करता हूँ तो 10.23, 3 करेंगे तो 10.234, 4 करेंगे तो एज इट इज। टू फिक्स क्या करेगा, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डेसिमल्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि हमें पॉइंट के बाद कितने डेसिमल्स चाहिए हमेशा, और अगेन ये आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, आपका जो नंबर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है स्ट्रिंग्स को नंबर में वापस लेके आना। अभी तो हम कह रहे थे कि नंबर्स को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम करेंगे स्ट्रिंग टू नंबर। लाइक ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, हमने जब उसको स्ट्रिंग फिक्स वैल्यू में लेके आए तो वो एज अ स्ट्रिंग बन गई, तो अभी हमें इस स्ट्रिंग को दोबारा नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हम str हम करेंगे नंबर का फंक्शन कॉल और उसके अंदर फॉरवर्ड कर देंगे str, तो इसने इस स्ट्रिंग को दोबारा नंबर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। तो अब इन दोनों फंक्शंस को आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, हमारे पास str में इस वक्त नंबर पड़ा था, ठीक है, हमें चाहिए इसकी फ्लोटिंग पॉइंट के बाद एक वैल्यू, लेकिन हमें रिटर्न चाहिए एज अ नंबर ही, तो मैं सबसे पहले नंबर का फंक्शन कॉल कर देता हूँ, इसके अंदर हम पास करते हैं str.to फिक्स्ड का फंक्शन और 1। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये वाला फंक्शन कर रहा है कि इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है कि इसके पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू आए 10.2, बट इसकी जो आउटपुट है वो स्ट्रिंग है, हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए इंटीजर, तो हमने इस फंक्शन की आउटपुट को फॉरवर्ड किया नंबर के फंक्शन के अंदर, तो जो इसकी वैल्यू आई थी 10.1 10.2 वो स्ट्रिंग थी, उस स्ट्रिंग को दोबारा हमने कन्वर्ट किया नंबर में, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है 10.2 एज एन इंटीजर, राइट। अगर हमारे पास स्ट्रिंग हो ए और इसको मैं करता हूँ नंबर str,
तो हमारे पास वैल्यू आ रही है NaN, नॉट अ नंबर। इसका ये मतलब है कि वो a को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सका, a इज नॉट अ नंबर। तो NaN वैल्यू जो है आपकी हमेशा तब आएगी जब आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जिसकी आउटपुट नंबर नहीं हो सकती। दैट मीन्स कि अगर मैं x इज इक्वल टू करूँ 100 मल्टीप्लाइड बाय a, तो 100 को a के साथ मल्टीप्लाई हम कभी भी नहीं कर सकते, तो x की जो वैल्यू होगी वो NaN होगी। सिमिलरली अगर डिवाइड करें तो भी नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू जो है वो नॉट अ नंबर होगी। तो ऐसे सब ऑपरेशन जिनकी आउटपुट नंबर नहीं होगी उनकी आउटपुट हमेशा NaN ही आएगी, राइट। Trying to do arithmetic with a non-numeric string will result in NaN, not a number। फिर पार्सिंग है इंटीजर में और फ्लोटिंग में, ठीक है। पार्स इंट जब हम करेंगे किसी भी स्ट्रिंग को तो हमें रिटर्न करेगा नंबर और उस नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। पार्स फ्लोट हमें उस नंबर को फ्लोट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा, राइट। फिर जावास्क्रिप्ट के कुछ मैथ के फंक्शन है। मैथ डॉट राउंड है जो कि आपके जो फिगर है आपका जो कर लेते हैं x इज इक्वल टू 10.9, राइट। अब मैं अगर करता हूँ मैथ डॉट राउंड करो x को, तो वो इसको राउंड कर देगा 11 में। लेकिन अगर हमारे पास x होता 4 तो तब मैं राउंड करता तो ये 10 ही रहता, और अगर 5 होता तो ये इसको 11 कर देगा। तो ये फिनोमेना तो जनरल है। राउंड क्या करेगा, उसको नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर में ले जाएगा। पावर उसकी पावर ले लेगा, स्क्वायर रूट एब्सोल्यूट अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा, सीलिंग वैल्यू, फ्लोर वैल्यू, साइन उसका साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, मिनिमम, मैक्सिमम और मैथ डॉट रैंडम। फिर आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट सिलेक्टर्स। ये सिलेक्टर्स ही हम यूज करेंगे मेनली। इसमें आ जाता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करो उसकी आईडी के थ्रू। अब आईडी हमारी हमेशा यूनिक होती है। दैट मीन्स कि आईडी कभी भी किसी भी दो एलिमेंट्स की सेम नहीं होगी, तो इसलिए हम लिख रहे हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। लेकिन क्लास नेम, नेम और टैग नेम ये मल्टीपल हो सकते हैं। क्लास एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम हो सकती है, तो इनके लिए हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स। नेम के लिए हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स, टैग नेम के लिए हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स, क्योंकि ये मल्टीपल हो सकते हैं। आईडी मल्टीपल नहीं हो सकती, तो इसके लिए हम लिखेंगे एलिमेंट, राइट। When an HTML document is loaded into our browser, it becomes a document object. The following methods can be used on HTML document to select any tag: get element by ID, get elements by class name, get elements by name, get elements by tag name। तो हम सबसे पहले तो इस पैराग्राफ को एक आईडी देंगे जो कि यूनिक होगी, हमेशा p1 दे दी, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज करने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ var text is equals to var text is equals to इस करंट डॉक्यूमेंट में डी स्मॉल होगा, इस करंट डॉक्यूमेंट में क्या करो, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, विच आईडी, p1,
और उसका इनर HTML सेट कर लो। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर P1 हमने आईडी दी, इस पैराग्राफ को P1 आईडी दी। अब हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक वेरिएबल बना रहे हैं टेक्स्ट का, और उसमें सेव करवा रहे हैं क्या कि P1 का जो भी एलिमेंट है जिसकी आईडी P1 है उसका इनर HTML मीन्स उस टैग के अंदर जो भी कुछ है, वो चाहे तो टेक्स्ट है, चाहे वो HTML है, चाहे कुछ भी है, उसको गेट करो और इस वेरिएबल में स्टोर करवा दो। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा और टेक्स्ट अनडिफाइंड है, बॉय डॉक्यूमेंट डॉट गेट element by id, सॉरी मैंने id का जो d है वो कैपिटल लिख दिया, तो ये स्मॉल होगा, राइट। तो अगर हम इसको अब एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आया। अब अगर मैं इसको करता हूँ टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट के अंदर वो सब कुछ आ गया है जो कि हमारे पैराग्राफ के टैग के अंदर था। तो इस तरह से आप अपने जो HTML के एलिमेंट्स हैं जितने भी, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, तो आप मुझसे ईमेल पे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल करें। ईमेल मेरा आपके पास है ऑलरेडी, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो ईमेल है उनका जो रिस्पॉन्स है वो जल्द से जल्द करूँ। इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।